Hello students, today we shall discuss numerical problems of chapter 2. We also discussed various numerical problems from NCERT textbook, examples basically, in previous lectures. Today we discuss some of the left numerical problems of NCERT exercise. Some numerical problems we have already discussed from this exercise. Now we take this question 2.5. This is the question of NCERT exercise 2.5. What is there in this question? You see, a parallel plate capacitor. एक parallel plate capacitor है with air between the plates. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. एक parallel plate capacitor है. ये parallel plate capacitor मैं consider करता हूँ. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी प्लेट्स के बीच में एयर है. जब एयर है इसकी प्लेट्स के बीच में तो इसका जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 8 पिकोफैरड. एयर के लिए मैं C0 ले लेता हूँ. चलिए, इनिशियल कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरड, यानी पिको मतलब 10⁻⁻12 फैरड, यानी C0 का वैल्यू हमारे पास आ गया 8 × 10⁻⁻12 फैरड. ये आपको गिवन है जब एयर है. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? मान लेता हूँ इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है. ठीक है, स्मॉल d है. यदि कह रहा है कि what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? कैपेसिटेंस क्या होगा? नया कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि न्यू कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C डैश है. ये क्या होगा इफ जो न्यू डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच वो इनिशियल डिस्टेंस का आधा हो जाए. ठीक है, इफ न्यू डिस्टेंस D डैश मैंने न्यू डिस्टेंस माना है. न्यू डिस्टेंस राइट, न्यू डिस्टेंस D डैश, और ये इनिशियल डिस्टेंस का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो उस समय कैपेसिटेंस क्या होगा. और कह रहा है एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. और जो बीच का हिस्सा है, मान ली मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि जो कैपेसिटर है उसमें बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाता है. ये जो स्पेस है यहाँ पर अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इस स्पेस को भर दिया जाता है और उस समय इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d/2 होता है. तो इस केस में जो नया कैपेसिटेंस C डैश होगा वो क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, तो C डैश न्यू कैपेसिटेंस निकालने के लिए, सिंस न्यू कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C, राइट. C से रिप्रेजेंट किया जाता है. और जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं प्लेट्स के बीच में, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ केस ले लेते हैं. Therefore, capacitance of a parallel plate capacitor after placing a dielectric material रखने के बाद में जो कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस C डैश होगा वो ओल्ड यानी इनिशियल कैपेसिटेंस C0 का K टाइम्स होगा. क्लियर है, ये सब हम जानते हैं. और K का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 6, और इनिशियल कैपेसिटेंस भी दे रखा है कितना, 8 × 10⁻⁻12 फैरड. तो कितना हो गया ये, 48 × 10⁻⁻12 फैरड. ये आया. ठीक है, 48 × 10⁻⁻12 फैरड, ये आया 48 × 10⁻⁻12 फैरड. क्या ये आंसर होगा? नो, ये आंसर गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि साथ में वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस को भी आधा किया जाएगा. मैंने आपको ये इसलिए करके बताया कि आप सीधे इस पर जाएंगे. अक्सर करके यही गलतियां हम एग्जाम्स में करते हैं.
तो ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर हमने जो पॉइंट दूसरा पॉइंट दे रखा है वो dy2 है कि डिस्टेंस dy2 हो गई है। तो जब डिस्टेंस बदल जाती है तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि C0 कितना दे रखा है, 8 पिको फैरड दे रखा है, और C0 का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन A0 अपॉन D इतना होता है, यानी इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 10⁻⁻12 फैरड दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब हमने क्या रख दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है, तो मैंने लिखा K इंटू C0। अब यहाँ पर C0 की वैल्यू सीधे हम नहीं रख सकते, ठीक, क्योंकि अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, सॉरी ये नहीं लिखना है, नया जो कैपेसिटेंस होगा C डैश वो कितना होगा भाई, C0 एप्सिलॉन 0 इंटू K हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहे हो तो K इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, और A की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 की जगह हो गया K इंटू एप्सिलॉन 0 जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, और A की जगह A ही है, एरिया सेम रह रहा है, और D क्या हो गया, dy2, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, D का वैल्यू क्या हो गया, dy2। अब इसको सॉल्व करूं तो 2K इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन D आया या नहीं। अब यहाँ से 2 और K का वैल्यू कितना है भाई, 6 है, और एप्सिलॉन 0 अपॉन D का वैल्यू क्या है, ये रहा, कितना, 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करो, 6 2 12, 8 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, या फिर कहें 96 पिको फैरड। ये नया कैपेसिटेंस आ गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद। समझ में आया? तो मैंने आप ये सीधे फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला तो तब यूज होता जब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि D को क्या कर दिया जाता है, dy2 कर दिया जाता है, D को dy2 कर दिया जाता है। तो कैपेसिटेंस D को dy2 कर दिया गया। एक बात तो ये हो रही है कि D को क्या किया गया है, dy2, और दूसरी बात क्या हो रही है, एप्सिलॉन 0 बदल जाएगा K इंटू एप्सिलॉन 0 में। क्यों? क्योंकि अब हम एयर की जगह किसको रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, यानी एयर को रिप्लेस किया गया है किससे, डाई इलेक्ट्रिक से। तो इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। C0 ये है, गिवन है इनिशियल कैपेसिटेंस, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए। अब C डैश जो नया कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन 0 अपॉन D नहीं होगा, एप्सिलॉन 0 की जगह K इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। A की जगह A रहेगा और D की जगह dy2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में वैल्यूज रखिए तो आंसर आ जाएगा 96 पिको फैरड। ये करेक्ट आंसर होगा, 96 पिको फैरड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको केस बता दिया कि इस फॉर्मूले को कब यूज करना है। इस फॉर्मूले को सीधे यूज तब करना है जब एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया हो। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2.6, क्वेश्चन नंबर 2.6 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर हैं जी, 1 2 3, और तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, तीनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सीरीज में। ये सीरीज में मैंने जोड़ दिए, तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया। इसका C1 है कैपेसिटेंस, इसका C2 है, इसका C3 है। तीनों को मैंने किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। और तीनों का कैपेसिटेंस दे रखा है कितना, 9 पिकोफैरड, बराबर है तीनों का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड, ये भी दे रखा है। ठीक है, अब पहला एक पार्ट है इसका, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, कौन से सीरीज में जुड़े हुए हैं, सॉरी कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन
हम क्या करते हैं, ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। ए पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 3 कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा, टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जितने कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं उनकी कैपेसिटेंस का क्या कर दें, सम कर दें। ये सॉरी ये तो पैरेलल में होता है। 1/c इज इक्वल टू क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये होगा। ठीक है, ध्यान आ गया। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1, c1 मीन्स 9 पिको, पिको मीन्स सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था 1 पिको फैराड इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻12 फैराड। 1 पिको, पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है। तो इतना रखा, प्लस यहाँ C2 भी कितना है, इतना ही है, ये लीजिए, C3 भी इतना ही है, रख दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, 1/c इज इक्वल टू क्या, एलसीएम आ गया जी, 9 × 10⁻⁻12, ऊपर क्या रहा, 1 + 1 + 1। ठीक है, सॉल्व किया, 3/9 × 10⁻12। और क्या ये टोटल कैपेसिटेंस है, नो, इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, सी निकालना है। सी निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और 3 से ये 9 3 बार कैंसिल होगा, तो जो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का आएगा वो इतना फेराड आएगा, 3 × 10⁻12 फेराड, या फिर आप लिख सकते हो इसको 3 पिको फेराड। ये आंसर आ गया आपका टोटल कैपेसिटेंस का। चलिए अब बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या होगा, इसका पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। कह रहा है कि यदि ये तीनों कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, यदि तीनों कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन तीनों कैपेसिटर्स का कैसा, सीरीज, इसको जोड़ दिया जाए एक बैटरी से, कैसी बैटरी से, जो कितना वोल्टेज सप्लाई करे, 120 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करे। ये C3 है, ये C2 है, ये C1 है, C1 C2 C3 की वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो कह रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V1 क्या होगा, C2 के अक्रॉस क्या होगा, और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। सीरीज के केस में, फोर सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, फोर सीरीज, ध्यान कीजिए क्या सेम रहता है, Q सेम रहता है, Q सेम रहता है और V डिफरेंट होता है। अब देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें V अलग अलग है, V1 V2 V3, भाई इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2, इसके लिए V2 और थर्ड के लिए V3 है, लेकिन तीनों का जो चार्ज होगा वो सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल होगा V1, पोटेंशियल जो होगा फर्स्ट कैपेसिटर के लिए वो कितना होगा, V1 बराबर Q/C1 होगा। कैसे लिखा हमने ये, भाई यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से जानते हो ना, Q = C × V, ये जानते हो कि नहीं जानते हो। तो इस फॉर्मूले से हमने फर्स्ट कैपेसिटर के लिए V1, भाई B की जगह V1 आ जाएगा और Q तो Q ही रहेगा, सेम है सभी के लिए, और C की जगह C1 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से V1 = हमने लिखा Q/C1। सॉल्व करें, V1 = Q। अब Q क्या है ना, Q क्या है, ये हमारे पास नहीं है ना, नहीं है। अब नहीं है तो इसका दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं नहीं भाई। अब चलिए इसका दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। भाई हमारे पास Q नहीं है तो ये सीधे रिलेशन अप्लाई नहीं हो सकता, C1 तो है हमारे पास, Q नहीं है, तो हमें पहले Q निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, भाई 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, ठीक है। सिंस ऑल द 3 कैपेसिटर्स हैव सेम, या फिर कहें इक्वल कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस और इक्वल कैपेसिटेंस क्वेश्चन में गिवन है ना, कितनी है, मतलब दैट इज
C1 इज इक्वल टू C2 है इज इक्वल टू C3 कितनी दे रखी है 9 पिको फेराड। जब तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बराबर है तो क्या इनके और चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस सेम है तो क्या पोटेंशियल सेम नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई, चार्ज तो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए चार्ज तो सेम है ही और कैपेसिटेंस सेम दे रखा है। एंड यहां लिख दें एंड चार्ज इज ऑल्सो सेम बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस सेम है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? भाई इसी फॉर्मूले से मैं बात करूं B बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा कि नहीं? सीरीज में चार्ज सेम रहता है कैपेसिटेंस सेम है तो B भी सेम आएगा। ये इसका मतलब तीनों के लिए मैं V1 बराबर V2 इज इक्वल टू V3 लिख सकता हूं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल V बराबर क्या लिखेंगे V, टोटल पोटेंशियल V जो कि 120 है उसको मैं क्या लिखूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखूंगा या नहीं? लिख सकता हूं ना। अब V की जगह कितना है अपना 120 और V1 V2 V3 तीनों क्या है बराबर हैं और तीनों की वैल्यूज को मैं V मान लेता हूं से, तीनों की वैल्यूज को मैंने क्या मान लिया V मान लिया। भाई V1 V2 V3 तीनों बराबर हैं तो मैं तीनों को V मान लेता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा V1 V2 V प्लस B ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करो तो 120 इज इक्वल टू 3V आएगा और यहाँ से V क्या आ जाएगा भाई V वुड बी इक्वल टू 120 अपॉन 3 यानी 40 वोल्ट। यानी C1 के अक्रॉस V क्या है 40 वोल्ट यानी C1 के अक्रॉस 40 वोल्ट होगा, C2 के अक्रॉस 40 वोल्ट होगा और C3 के अक्रॉस भी 40 वोल्ट पोटेंशियल आएगा। V1 का वैल्यू 40 वोल्ट आया, जितना V1 है भाई जो V आ रहा है और V किसके बराबर है V1 V आ गया हमारा, V किसके बराबर है V1 बराबर V2 बराबर V3 यानी जो V होगा वही V1 होगा, वही V2 होगा, जो वही V3 होगा और हमारा V कितना आया भाई V कितना आया 40 वोल्ट आया तो V 40 वोल्ट आया, 40 वोल्ट आया तो V1 40 और V2 भी 40 और V3 भी 40 यानी C1 के अक्रॉस पोटेंशियल 40 वोल्ट आया, C2 के अक्रॉस 40 वोल्ट आया और C3 के अक्रॉस भी 40 वोल्ट आ गया। इस तरीके से हम इस पार्ट B का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2.7 NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7 और इसमें कह रहा है, क्या कहता है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर्स हैं, ये लीजिए 1 2 एंड 3। तीनों कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं आप सबको पता है ना भाई, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट, सबकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक साथ जोड़ दो, सबकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट एक साथ जोड़ दो तो ये पैरेलल हो गया। फर्स्ट कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 2 पिकोफैराड, सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 3 पिकोफैराड और थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 4 पिकोफैराड। अब 1 पिको का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कितना है 10⁻⁻12। ठीक है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक ही मैं बात करूं, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सब जानते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे चलता है ना। अब C1 का वैल्यू क्या है 2 पिको का मतलब 10⁻⁻12 प्लस C2 मतलब 3 पिको मतलब इतना प्लस C3 कितना है 4 पिको मतलब 10⁻⁻12 ये फैराड आ गया। अब तीनों में देखो 10⁻⁻12 कॉमन आ रहा है
तो 2 प्लस 3 प्लस 4 अंदर बच जाएगा और 10⁻⁻12 फैराड, और अंदर का सम करें तो 3 2 5 और 4 9 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ये कैपेसिटेंस आया, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जिसको आप 9 पिको फैराड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट ए का आंसर आ गया, बड़ा सिंपल सा है। बी में क्या कह रहा है, बी देखते हैं। बी क्या कहता है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड। डिटरमाइन द चार्ज निकालना है सभी कैपेसिटर्स पर, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यदि इस कॉम्बिनेशन को किससे जोड़ दें, एक 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें, 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें। ये देखिए 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दीजिए, ये 100 वोल्ट सप्लाई V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, इस सप्लाई से जोड़ा, और C1 कितना था, 2 पिको फैराड। C2 का कैपेसिटेंस, ये C2 है, ये C1 है, ये C3 है। C2 कितना है, 3 पिको फैराड, और C3 कितना है, 4 पिको फैराड। इन तीनों कैपेसिटर जो कि पैरेलल में है, किससे जोड़ दिया, 100 वोल्ट सप्लाई से। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो तीनों के अक्रॉस क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन चार्ज अलग अलग होता है। ये जानते हैं आप सब, चार्ज अलग अलग होता है। तो इसके अक्रॉस Q1 मान लेता हूँ, फर्स्ट के अक्रॉस, सेकंड के अक्रॉस Q2 और थर्ड के अक्रॉस Q3। अब सिंस Q इज इक्वल टू क्या है, CV, तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं तो Q की जगह Q1 आ गया, इज इक्वल टू C की जगह C1 आ गया, और पोटेंशियल V रहेगा। तो C1 कितना है, 2 पिको मतलब इतना, और वोल्टेज कितना है, 100। ठीक है, तो कितना आ गया, 200 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, या फिर लिखूं 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज आ गया। ठीक है, फॉर सेकंड कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं, फॉर सेकंड कैपेसिटर Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V तो वही रहेगा। C2 कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻12 है, और V कितना है, 100, तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये Q2 आ गया, सिंपल सा है। फॉर थर्ड कैपेसिटर क्या आ जाएगा, फॉर थर्ड कैपेसिटर की यदि मैं बात करूं तो Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V सेम रहेगा सबके लिए। C3 कितना, 4 पिको मतलब इतना, और V कितना, 100, यानी 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये Q3 आ गया। इस तरीके से हम तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।